संविधान, वो दस्तावेज जिसने आजादी के बाद भारत को दिशा दी। ये न सिर्फ शासन की रूपरेखा तय करता है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकार, कर्तव्य और न्याय की गारंटी भी देता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब इसी संविधान के तहत आपातकाल लागू हुआ। 25 जून 1975 को लिया गया ये निर्णय आज भी बहस और विचार का विषय है। अब इस घटना को पूरे 50 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी इस बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और पूरे प्रदेश में संगोष्ठियां और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने संविधान में अनुच्छेद 370 शामिल किया। उनके जीवित रहते कोई चुनाव नहीं जीतने दिया। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। हर जिले में संगोष्ठियां और संवाद आयोजित होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में बड़े कार्यक्रम। मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के सभी मंत्री और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। मंडल, वार्ड, पंचायत स्तर तक कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी और प्रबुद्ध जन सम्मेलन, युवाओं से संवाद, आपातकाल की जानकारी साझा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, उस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। आपातकाल पर चर्चा से पहले ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान के साथ 90 बार छेड़छाड़ की है और आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा संविधान की हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक दो नहीं सैकड़ों बयान हैं जिसमें संविधान को उनको बदलना है। तो वो अगर जो भी कर रहे हैं खुद के खिलाफ कर रहे हैं। संविधान तो देश के अंदर हत्या किसने की? 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा था। कौन ने घोंटा था? इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा अध्याय है जो 2 विचारों के टकराव का प्रतीक बन चुका है। बीजेपी इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की हत्या बताकर याद करती है, तो कांग्रेस इसे संविधान सम्मत और उस समय की राजनीतिक आवश्यकता के तौर पर देखती है। लेकिन इन दोनों धारणाओं के बीच एक साझा सच ये है कि लोकतंत्र की रक्षा किसी एक दल की जिम्मेदारी नहीं, पूरे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है। आपातकाल सिर्फ अतीत की घटना नहीं, आने वाले कल के लिए एक सबक भी है कि सत्ता कितनी भी मजबूत हो जाए, संविधान उससे ऊपर होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संविधान सियासी संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। भारतीय जनता पार्टी के संविधान हत्या दिवस मनाने के क्या हैं मायने? बाबा साहेब अंबेडकर पर सियासत कितनी जायज? क्या 50 साल बाद आपातकाल की चर्चा जनमानस को प्रभावित करेगी? कांग्रेस क्यों बता रही है भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। संविधान हत्या दिवस, जिस दिन देश पर आपातकाल लागू हुआ 25 जून 1975 और अब 25 जून 2025, 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो इमरजेंसी लगी, जो आपातकाल लगा, वो 50 साल बाद भी देश के लोकतंत्र पर एक कालिख की तरह है।
वर्तमान समय में लोकतंत्र हो या संविधान बहुत ही प्रासंगिक बने हुए हैं राजनीति में। रस्साकशी हो रही है, दोनों दल एक दूसरे को संविधान विरोधी और लोकतंत्र का हत्यारा करार दे रहे हैं, जबकि तीखा सवाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर किया है और इसे पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी, क्योंकि बहुत समय से राहुल गांधी जी संविधान और लोकतंत्र को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्थापित करना चाहती है कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस है। तो अब संविधान दिवस पूरे देश भर में, संविधान हत्या दिवस पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। सेमिनार होंगे, संगोष्ठियां होंगी, जनचर्चाएं होंगी, लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस ने कैसे संविधान का गला घोंटा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हिमानी सिंह, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, पवन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल हिमानी जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी संविधान का हत्यारा बता रही है कांग्रेस को कि जो इमरजेंसी थी वो एक ऐसी घटना थी लोकतंत्र पर एक कालिक की तरह है। हालांकि राहुल जी ये कह चुके हैं कि वो इस विषय पर जनता से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माफी मांग लेंगे, लेकिन ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, जब आप लोकतंत्र और संविधान के पैरोकार बनकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं, तब इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब ये देश की विडंबना हो गई है कि जो पार्टी अभी तीसरे टर्म में केंद्र में सरकार में है और 20 साल का लगभग समय मध्य प्रदेश में हो गया, उसके बाद भी उसको अपना वजूद पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि लोकतंत्र के बारे में जो जिसका अगर शाब्दिक रूप से विवरण व्याख्यान करें तो जो लोगों के द्वारा तंत्र चलाया जाता है, जिसके आधारभूत जनता होती है, जिसका मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो उस लोगों को प्रभावित करने के लिए अगर 50 साल पहले की चीजों को उनको लाना पड़े, मतलब उनके पास आज की डेट में जनता को सामने अपने पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो 90 डिग्री का पुल है, या गलत चलती हुई घड़ियां हैं, या भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो 6-6 महीने में चीजें सामने आ रही हैं, टपक रही हैं, टूट रही हैं इनके द्वारा, क्योंकि 2 टर्म तो इनकी केंद्र की सरकार ने पुरानी सरकार की जो लंबित कार्य थे उनके उद्घाटनों में निकाल दिया। अब कुछ कुछ चीजें जैसे शिवाजी की प्रतिमा है, एयरपोर्ट है, कुछ चीजें आ रही हैं, उसमें इनके भ्रष्टाचार के नमूने आ गए। आपने अभी शुरुआत में 4 पॉइंट्स रखे थे कि इन आधार पर हम चर्चा करेंगे, तो इसके उसी आधार पर मैं आपको जवाब दे रही हूं कि ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का आज की प्रासंगिक मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कैसे किसी और चीज के व्याख्यान या कुछ भी करने की जरूरत है। जब आपके यहाँ पर कल अलीराजपुर और छतरपुर में महिलाओं का किडनैप हो जाता है, खुलेआम बंदूक की नोक पर ले जाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, मेडिकल व्यवस्था के तो हाल ऐसे हैं कि कहीं आपको कांवड़ पर ले जाते हुए विदेशी लोग जो है अमेरिका जैसे देश आपको ये बयान दे रहे हैं कि भारत में आप अपने यहाँ की महिलाओं को ना भेजें, वो सुरक्षित नहीं है, और आपको 50 साल पुरानी चीजें प्रासंगिक लग रही हैं अपने देश के लोगों को जताने के लिए और दिखाने के लिए। तो आप इस चीज को कैसे, बिल्कुल आपने एक पॉइंट पूछा था कि 50 साल बाद क्या ये चीज प्रासंगिक होगी, तो एक असफल प्रयास है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में साबित किया, और कई जगह पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, अभी तक पहली बार देश में ऐसा हुआ होगा कि वायरल वीडियोस के आधार पर जो लोगों ने, यूट्यूबर्स ने बनाए, उनके आधार पर इंटेलिजेंस आतंकवादियों को पकड़ने का काम कर रही है। और अभी 2 महीने बाद भी हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि हम वो 3 आतंकवादी पहलगांव में जो आए थे वो कहां से आए थे। फिर उसके बाद उनकी स्केच बनाना, उनको ढूंढना, उनके बारे में और कोई जानकारी बात करना तो बहुत दूर की बात है। वायरल वीडियोस जो हो गए थे कि कोई रोप पे जा रहा है, उसके आधार पर हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो इनके लिए ये प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि इनके पास खुद का दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ करके इन्होंने दिखाया नहीं है, तो यही सब बताएंगे। जी प्रतिक्रिया लेता हूं। ब्रजगोपाल जी, आपातकाल की बरसी को आप संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, मना रहे हैं, क्या यह कांग्रेस के अतीत का स्मरण है या सियासी रणनीति? देखिए,
नवीन जी, एक बात बिल्कुल सही है। एक बहुत प्रसिद्ध हमारे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं हसन निसार पाकिस्तान के। वो कहते हैं कि जो कौमें अपने इतिहास को मस्क कर देती हैं, इतिहास उन कौमों को मस्क कर देता है। इतिहास ही वो है जो आज का वर्तमान है और कल का भविष्य बनेगा, वो इतिहास ही है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी का शुरू से चरित्र है ये कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नवीन जी, इस देश का इतिहास हमें ये बताता है, कोई प्राचीन काल का नहीं, वो अभी का इतिहास बताता है कि किस तरह 21 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध ठहरा देता है और उन्हें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा देता है। और उसके बाद 23 जून को श्रीमती गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी राहत देने से इनकार कर देता है। 25 जून 1975 की आधी रात इस देश पर आपातकाल थोप दिया जाता है। कैसा आपातकाल, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि संविधान ने हमें 10 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, उन 10 मौलिक अधिकारों को रोक देना यह किया गया था। दूसरा काम हुआ कि 26,000 देश में जो विपक्ष के नेता थे उनको जेलों में बंद कर देना। और केवल नेता ही नहीं, अगर अरुण शौरी ने भी कुछ लिख दिया है जनसत्ता में तो उन्हें भी जेल में भेज देना। और एक गाना लिख दिया था मजरू सुल्तानपुरी ने, तो उन्हें भी जेल भेज देना। ये कृत्य उस समय जो लोग अपने आप को सत्ता का बादशाह मान रहे थे उन्होंने किया था। और इस दौरान एक और काम हुआ था, लोकतंत्र में जो काम कभी नहीं होना चाहिए वो हुआ कि संविधान में 42वां संशोधन किया गया 1976 में आपातकाल के दौरान। और वो भी कैसा किया गया कि उसकी प्रियम्बल बदल दी गई और उस प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए गए, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि ये जो प्रियम्बल है ये संविधान की आत्मा है और आत्मा की स्वीकार नहीं हो सकती। ये करने का पाप जिस कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज जब उस पर चर्चा होती है तो वो दाएं बाएं जाते हैं। आप बताइए ना कि क्यों इतिहास की चर्चा ना हो। यदि महात्मा गांधी ने इस देश के निर्माण में और इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम किया तो आप उनका जो सरनेम है वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस लिए इसकी चर्चा ना हो। आपका अतीत ये बताता है कि आपने आज जो वर्तमान है उस अतीत के कारण है, और आप जो भविष्य में लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी का बयान आपने कोट किया, आपने अभी कहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर देश से माफी मांग लेंगे। ये अपने आप में पर्याप्त है कि आप कितने अवसरवादी आदमी हैं कि यदि उससे हमें वोट मिल रहा होगा तो हम माफी मांग लेंगे, नहीं मिल रहा होगा तो कोई बात नहीं। इसी तरह 1984 में प्रतिक्रिया लेता हूं, फिर लौटता हूं आप लोगों के पास, एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया ले लूं। पवन जी, ये जो संविधान हत्या दिवस का आयोजन है, क्या इससे वर्तमान पीढ़ी को लोकतंत्र की संवेदनशीलता का बोध होगा या केवल ये अभी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही है? देखिए, इसमें अभी दोनों बातें हैं क्योंकि ये जो पीढ़ी है इसने जब इमरजेंसी लगी थी वो दौर नहीं देखा है, तो सवाल ही नहीं है। इस देश में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इस पीढ़ी को पता होना चाहिए कि वो दौर कैसा था। तो इस लिहाज से तो ये बताया जाना चाहिए कि उस दौर में क्या क्या हुआ था, किसने किया था, कितने लोग पीड़ित हुए थे, अब उनकी स्थिति क्या है। ये सब चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये देश उनका भी है तो उनको भी पूरा इतिहास उसका जानने का हक है और बताना भी चाहिए और ईमानदारी से बताना चाहिए। जिसको जो विचार हैं, कांग्रेस अपने विचार रखती है इस पे, भारतीय जनता पार्टी अपने विचार रखती है, तो दोनों अपने अपने विचारों के अनुसार इसको बता सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात यह है, क्योंकि ये राजनीतिक भी मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसको मध्य प्रदेश में बताना चाह रही है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई, लोग पीड़ित हुए, प्रताड़ित हुए। तो ये भी, क्योंकि कुल मिला के जब इमरजेंसी की बात आती है तो आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, इंदिरा गांधी पे लगते हैं। और जब बात और आगे बढ़ी, जब इसका जब देखा, क्योंकि राहुल गांधी अगर कुछ बात कह रहे हैं तो बिना सोचे समझे उन्होंने नहीं की होगी। अगर उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ने पे मैं माफ़ी भी मांग सकता हूँ, इसका मतलब है कि उनको ये कहीं ना कहीं आभास होता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, गलत हुआ।
और इसीलिए राहुल गांधी जैसे नेता को कहना पड़ा। और कई बार हमने ये भी देखा, कांग्रेस के नेता भी जब बयानबाजी कभी करते हैं तो ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि कई बार अघोषित इमरजेंसी लगा दी है, इस तरह के शब्द के इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भी वो देखा है। तो ये हर दृष्टि से सामने तो आना ही चाहिए कि क्या हुआ था उन 2-2.5 सालों में, क्या देश की स्थिति बनी थी, किस तरह से लोगों का दमन हुआ या कुछ लोग उभर के आए, सब चीज़ें सामने आना चाहिए। इसमें अब बस ये है कि राजनीति की बजाय अगर सच्चाई सामने लाई जाए, दोनों अपने अपने विचार रखें, आदान प्रदान करें, जनता के बीच में जाएं और दोनों बात करें। तो हिमानी जी, क्या आप ये मानती हैं कि आपातकाल लगाने से जनता में विश्वास की हानि हुई थी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए लोकतंत्र पर यह बहुत लोकतंत्र को असहज करने वाला घटनाक्रम था और आज उस पर वाकई माफी मांगी जानी चाहिए? बिल्कुल, मैं जो भी आपने सवाल पूछे उसके जवाब देती हूँ। पहले ब्रजगोपाल लोहिया जी की बातों का जवाब दे दूं कि शायद इनको जानकारी होगी कि इनके पिताजी का और दादाजी का जो सरनेम है वही इन्होंने कॉपी किया होगा। कोई फैशन नहीं होता है सरनेम कि समय के हिसाब से, पीढ़ी के हिसाब से चेंज कर लिया जाए। तो थोड़ा सा बोलने से पहले अपनी बुद्धिमत्ता का इस मामले में परिचय दे देना चाहिए। दूसरी एक लोकतंत्र उसकी बात करते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपके परदादा का सरनेम कुछ और इस बार आपको अच्छा नहीं लगा हो तो ब्रजगोपाल ने अपना सरनेम चेंज कर लिया हो। अगर सरनेम इंदिरा गांधी का वो था तो उनके बेटों का, उनके पोतों का वही रहेगा। यूज करना सरनेम आपके यहाँ की परंपरा होती होगी। जैसे आपके यहाँ के जीतू यादव एक इंदौर के पार्षद थे, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के नाम जीतू जाटव होने के बाद वो अपना सरनेम यादव लगा के घूमने लगे थे ताकि उनके आधार पर गुंडागर्दी कर सके और लोगों को जिस तरह से उन्होंने कमलेश कालरा के साथ किया और बाकी लोगों के साथ भी करते हैं वो सब कर सके। ऐसे सरनेम समय के साथ बदलना आपके यहाँ का फैशन होगा, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का फैशन नहीं है ये। दूसरी एक उदाहरण के साथ लोकतंत्र की जो बात आप कर रहे थे उसको बता देती हूँ कि 2008 में एक बार मैं ट्रेन से लखनऊ से सफर कर रही थी और एक पुलिस वाला मेरी सीट पर आकर, मैं अकेली थी, उसने बोला कि मतलब शेयर कीजिए मेरे साथ सीट। तो मैंने उसको मना कर दिया। तो लोगों ने बोला मैडम पुलिस वाला है। मैंने कहा इस समय तो प्रधानमंत्री भी आ जाए तो आज रात के लिए ये सीट रिजर्वेशन के नाम पर मुझे रिजर्व कर दी गई है तो मैं किसी को नहीं दे सकती, ये मेरी सीट है। पर अब लोकतंत्र की स्थिति इस तरह खतरे में है कि आपने वंदे भारत ट्रेन का एक इंसिडेंट इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायक का देखा होगा कि एक व्यक्ति ने अपनी विंडो सीट जो उसने पहले से बुक कर रखी थी अपनी सुविधा के अनुसार देने से मना कर दिया। तो झांसी स्टेशन पर उसके साथ क्या किया गया। तो ये लोग अगर इस समय की तार्किक बातें करें, पवन जी ने बातें बताई तो मैं बिल्कुल माफी के साथ कहना चाहूंगी कि अगर आप निष्पक्ष रहते तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए था कि आपने भारतीय जनता पार्टी वाला पक्ष तो बता दिया, या तो आपको जानकारी नहीं है उसकी कि कांग्रेस वाला क्या पक्ष था। इसमें ही आपके नवीन जी आपके सवाल का भी जवाब आ जाएगा कि उस समय की आवश्यकता थी कुछ चीजों को लेकर, जिस तरह से नोटबंदी की गई थी। अगर आप शुरू से उसकी नियत पर, मैं इसको अगर आप कहें निष्पक्ष बात कहते हैं। तो अगर आप नोटबंदी जस्टिफाई कर रही हैं, आप नोटबंदी ठीक थी? मैडम बोलने दीजिए नवीन जी, मैं बोल लूंगी, अपनी बात पूरी तरह रख लूंगी कि अगर आप ये कहें कि वो 100% गलत थी, अगर ब्रजगोपाल लोहिया जी ये स्वीकार करें तो मैं यही इसी मंच पर स्वीकार कर लूंगी कि इमरजेंसी पूरी तरह से गलत थी। लेकिन कोई भी चीज की जाती है तो उसके कुछ आउटकम्स भी निकल कर आ जाते हैं, वो कभी कभी गलत भी होते हैं। जैसे कि आपकी नोटबंदी के बहुत बड़े बड़े आपने जो लॉकडाउन लगाया था उसमें जिस तरह से आपकी नियत में खोट था, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के बाद आपने लॉकडाउन लगाया, आपने बाहर से रास्ते बंद करे और उसके बाद देश ने कैसे भयावह परिणाम देखे जो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक थे। हर परिवार, हर घर, हर मोहल्ला, हर गली में ऐसे पीड़ित लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया। तो फिर हम आपकी नियत के ऊपर भी उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। नोटबंदी में जितने लोगों के आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आप हॉस्पिटल में हो, आप परेशान हो, आप बुजुर्ग हो, लेकिन आपको अपने पैसे यूज करने की अनुमति नहीं है। आपका, मेरे खुद के एक रिलेटिव है, उनका एक्सीडेंट हुआ पर डॉक्टर उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास 500 के नोट थे। मैं प्रतिक्रिया ले, भी हो सकता था, ये भयंकर हालात थे। इनके बारे में भी बिल्कुल सेम आपकी इसी बात पर प्रतिक्रिया ले रहा हूं। मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो सीधा आपके सवाल उनको डिलीवर कर रहा हूं। ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगा क्योंकि मैं यहाँ इमरजेंसी का जो पाप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है उस पर चर्चा कर रहा हूँ और बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि ये जिन्हें नहीं मालूम है कि इमरजेंसी में हुआ क्या था वो कुछ भी कह सकते हैं, उसका दोष उनका नहीं है।
मगर 25 जून की रात में 12 बजे इस पर हस्ताक्षर हुए और 26 जून की सुबह 8 बजे अटल जी को और अडवाणी जी को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और जेलें भर दी गई, जेलों में जगह नहीं बची, अस्थायी जेलों का निर्माण करना पड़ा। अब जिन्हें ये भी नहीं मालूम है तो उनके लिए क्या उसका प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मगर आप कल्पना करिए नवीन जी कि ये कितना बड़ा मामला था कि आज हम 2 लोगों को पेंशन देते हैं, एक जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन लड़ा था, एक उन्हें भी पेंशन देते हैं जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन लड़ा था और 19 महीने जेल में रहे थे। जेल जाने वालों का नाम बताएं, माननीय पंडित कैलाश जोशी जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, माननीय प्यारेलाल खंडेलवाल जी, और बताता हूं आपको माइनर होते हुए वो वयस्क नहीं थे, मगर शिवराज जी भी 19 महीने जेल में थे, वो वयस्क नहीं थे, जिसे जेल में नहीं रखा जा सकता है मगर उन्हें भी जेल में रखने का जी वो दादा और उनके नाम पर भी कहा है हिमानी जी ने कि आप सरनेम जो है सरनेम का एक सिस्टम होता है तो आपको उतना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ सरनेम का सिस्टम है। हम फिरोज खान के बेटे होकर उनका नाम नहीं भूलते कभी भी, हम तो उसका नाम को गर्व के साथ लेते हैं। यदि कोई हमारा पूर्वज है तो हम उसका नाम भी गर्व के साथ लेंगे। हमारे पूर्वज को हम केवल राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं छोड़ेंगे। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, एक परिवार की 5 पीढ़ियों को याद किया जा रहा है, मगर देखिए पीढ़ी जहां से शुरू होती है उसको छोड़ दिया जा रहा है। और मैं इसीलिए मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हसन निसार कहते हैं कि जो कौम अपनी इतिहास को मस्क कर देती है, इतिहास उस कौम को मस्क कर देता है। आपने अपने नाना को छोड़ने का जो पाप किया था, उस पाप की सजा आज आप और आपका पूरी पार्टी और परिवार भोग रहा है। ये कठोर है मगर ये सत्य है। आप में साहस होना चाहिए ना कि यदि श्रीमती इंदिरा गांधी मेरी नानी है तो मेरे नाना फिरोज खान है, ये कहने का साहस क्यों नहीं है? नाना के दादी नहीं है ये साहस। दादी जी इतना तक तो इन्हें पता नहीं है। और नहीं, एक मिनट, यदि फिरोज गांधी हो, नाना के दादा, एक मिनट, उनके नाना तो नेहरू जी हुए। कैसे? नहीं सर, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी हैं और राजीव गांधी जी की माता जी हैं। तो वो दादी हुई कि नानी हुई? दादी जी, वो अपने दादा का नाम छोड़ दे अगर ठीक है, दादा नाना कंफ्यूज हो इससे ज्यादा दुर्भाग्य हम नहीं छोड़ेंगे। एक बात और नवीन जी अंतिम 10 सेकंड में कह देता हूं, हमारी तो 5 पीढ़ी पहले 1951 में जो राम मंदिर का संकल्प, जो 370 का संकल्प 5 पीढ़ी पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, आज भी हम उस संकल्प पर कायम है 5 पीढ़ी के बाद, और आज भी सैल्यूट करते हैं। आज उनका दिवस है, आज 23 जून है, माननीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की का आज बलिदान दिवस है। आज भी हम उसको उतने ही गर्व के साथ याद करते हैं। हम वो नहीं है कि उनको मजार पर छोड़ दें और जहां कोई फातिहा पढ़ने भी ना जाए और चादर चढ़ाने भी ना जाए। जी पवन जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस का कहना है कि उनका भी एक दृष्टिकोण होगा, कोई रीजन होगा इमरजेंसी लागू करने का, उसकी तो आपने हालांकि आपने सुना नहीं, पवन जी ने कहा था कि ये कांग्रेस के पास भी एक उपयुक्त मौका है कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहस आंदोलित कर रही है पूरे देश में, तो कांग्रेस इस पर अपना वो पक्ष रखे कि इमरजेंसी क्यों जरूरी थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नोटबंदी इसलिए जरूरी थी, ब्लैक मनी का ये था, भले ही उसका कुछ भी परिणाम हो, लेकिन इमरजेंसी पे या तो कांग्रेस गिल्ट फील कर रही है या कांग्रेस के पास वैलिड रीजन था। लेकिन अब जब ये भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े स्तर पर इसको कर रही है पूरे देश में, तो अब कांग्रेस को इस पर कहीं ना कहीं एक स्पष्ट अभिमत देना पड़ेगा कि ये कांग्रेस के लिए ये गिल्ट फैक्टर था या तत्कालीन सरकार के लिए ये एक आवश्यक कदम था। क्या कहें? देखिए, इसमें बिल्कुल कांग्रेस के पास भी खुला ऑप्शन है। हिमानी सिंह जी कह रही थी कि मैंने सिर्फ बीजेपी की बात की, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जो भी हो उसमें सच्चाई लाना चाहिए युवा पीढ़ी के सामने। उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, सच्चाई लाना चाहिए। तो उनका भी धर्म बनता है, कांग्रेस का भी धर्म बनता है। अगर वहाँ उस वक्त अगर आवश्यकता थी तो उन बातों को जनता के सामने रखें, और अगर वो उनको लगता है कि ये आपातकाल में कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें कभी कुछ इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा होता है, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उस सब चीज़ों को रखना चाहिए। कांग्रेस के पास पूरा नेतृत्व है, देश भर में कांग्रेस पार्टी है, क्यों ना वो इसका जवाब बीजेपी का जो आंदोलन कर रही है, जो चला रही है आपातकाल को लेकर, उसके जवाब में वो कर सकती है। लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए, आपके विचार भी लोगों के बीच में आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस
इस वक्त उस मूड में नहीं है। कांग्रेस इस वक्त संगठन सृजन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कई सालों में बहुत खो दिया है। अब उसको खड़ा कर रही है, उसके बाद अगर कभी कुछ होगा तो वो इस पे विचार करेगी। लेकिन इसके बीच में मैं फिर ये कहूंगा कि अगर राहुल गांधी ने ये कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम माफी मांगेंगे, इसका मतलब है कि उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, और अगर वो कमियां रही हैं तो वो भी सामने आना चाहिए। राहुल गांधी किस दृष्टि से उसको देखते हैं, ये भी सामने आना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आपातकाल की 50वीं वर्षी को भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, और इस संविधान हत्या दिवस पर केंद्र के सभी मंत्री और प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रायपुर, हर जगह केंद्रीय मंत्री जाएंगे और बताएंगे कि आपातकाल कैसे एक अघोषित इमरजेंसी लाद दी गई, कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई। लेकिन सेम टाइम कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा अवसर है। जैसा कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज में कुछ खामियां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। कई बार कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो समय के साथ लेना अपरिहार्य हो जाते हैं। अगर इमरजेंसी वैसा निर्णय था तो वो कौन सी परिस्थितियां थी, कांग्रेस को इस पर अब खुलकर अपनी राय रखनी होगी। क्योंकि कांग्रेस जब लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करती है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात करती है, पिछला पूरा चुनाव कांग्रेस का लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पर आधारित था। अब जब कांग्रेस को लोकतंत्र का हत्यारा और संविधान का हत्यारा कहकर निरूपित किया जा रहा है, तो कांग्रेस क्या जवाब देगी, निश्चित रूप से भारत की राजनीति में देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद जरूरी होगा। तो कांग्रेस इसको कैसे काउंटर करती है, इसको देखेंगे। IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।